जय हिंद दोस्तों। आप सभी का केएमटी क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास के सिद्धांत में कोलबर ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो जानते हैं सामान्य परिचय कोलबर का। जैसा कि हमने बताया कि आज जो टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो लॉरेंस कोलबर का नैतिक विकास का सिद्धांत डिस्कशन करेंगे। इनकी जन्म 25 अक्टूबर 1927 ईस्वी में हुआ है और इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1987 ईस्वी में होगी। और ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो नैतिक विकास का सिद्धांत है। तो आज हम नैतिक विकास के सिद्धांत को जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मोरलिटी क्या है। कोलबर अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, नैतिकता का सिद्धांत दिया। मोरलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ मोरलिटी। मोरलिटी है क्या? मोरलिटी यानी नैतिकता, यह वह गुण है जिससे हमें सही गलत की पहचान होती है। क्या हमारे लिए सही है, क्या दूसरों के लिए सही है, क्या सबके लिए सही है, और गलत क्या है। सही गलत की पहचान यानी हमें खुद के लिए, दूसरों के लिए या पूरे संसार के लिए वास्तविक सत्य क्या है और गलत क्या है, सही गलत की पहचान करना, वो मोरलिटी है। बच्चा जब अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। इसको और अधिक स्पष्ट कर इस प्रकार कर सकते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय वह एक कोरे कागज के समान होता है या प्लेन स्लेट के समान होता है, जिसके कारण वह ना तो नैतिक कहा जा सकता है ना ही अनैतिक कहा जा सकता है। नैतिकता अनैतिकता तब आती है जब वो विकास के साथ यानी विकास के क्रम के साथ वो अपने सामाजिक परिवेश में विचरण करता है, तो उसके अंदर नैतिक अनैतिक भावना आती है। इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि समाज ही बालक को नैतिक और अनैतिक बनाता है। क्लियर है? ठीक है। सामाजिक मान्यताएं, सामाजिक नियम, सिद्धांत, इसके अनुसार अगर बच्चा चलता है, बच्चा व्यवहार करता है, तो आप कह सकते हैं वो नैतिकता में है। अगर इन्हीं सामाजिक नियम, मान्यताएं, सिद्धांत अगर इनकी अवहेलना करता है तो उस समाज के अनुसार वो बच्चा अनैतिक कार्य कर रहा है। क्लियर? अब आती है कि नैतिक दुविधा, मोरल डायलेमा क्या होता है। ठीक है, नैतिक दुविधा। अब सही गलत के बारे में निर्णय ना लेना, यानी सही गलत के बारे में निर्णय अगर आप नहीं ले पाते हैं तो उस समय नैतिक दुविधा कहलाती है। अब डिसीजन नहीं ले पा रहे हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, वहां पे ये नहीं देखना है समाज क्या कहेगा, व्यक्ति क्या कहेंगे। आपको डिसीजन लेना है नैतिक अनैतिक यानी सही और गलत के बीच अगर आप निर्णय ले पाते हैं तब तो वो नैतिक दुविधा नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर आप सही गलत के बीच निर्णय अगर नहीं ले पाते हैं तो वो नैतिक दुविधा कहलाएगा, यानी मोरल डायलेमा। एक उदाहरण यहाँ पे आता है हिंज का। हिंज की माँ बीमार थी। एक उदाहरण यहाँ पे आता है हिंज। हिंज की पत्नी थी, बीमार थी। तो अब हिंज की जो पत्नी बीमार थी, अब उसके लिए दवा की आवश्यकता था। अब दवा की आवश्यकता था, अब लेकिन वो मार्केट गया और दुकान बंद था। अब दुकान बंद था और उसकी बीवी बीमार थी। अगर दवा टाइम पे नहीं खाई तो मर जाएगी। तो अब उसके दिमाग में ये चल रहा है कि हम दवा अगर दुकान का शटर खोलते हैं तो चोरी कहलाएगी। नैतिकता कभी करने के लिए कहता नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो सही गलत के बीच में निर्णय लेना था। अगर निर्णय नहीं ले पाया, अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ ले जाएगी, अगर दवा नहीं करेगा तो बीवी मर जाएगी। यहाँ पे वो दुविधा में फंसे। तो इस तरह की जब परिस्थिति आती है तो उसको कहते हैं मोरल डायलेमा।
दूसरी बात है नैतिक तर्कड़ा, मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग वह होता है जो सही और गलत के बारे में निर्णय लेने से शामिल होता है, यानी जो सही और गलत के बीच आप डिसीजन ले लेते हैं, वास्तविक यानी निर्णय लेते हैं तो सही है, तो ऐसी प्रक्रिया को मोरल रीजनिंग कहते हैं, नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। वही बात आया एग्जाम्पल में हिंच के, सही गलत के बीच सही को चुनना, तो यहाँ पे उसने चोरी करना चुना, क्योंकि चोरी करना इसलिए चुना कि उस समय उसके लिए वही सही था, उस टाइम पे हिंच के लिए वही सही था, क्योंकि चोरी करेगा तो दवा मिल जाएगा, और दवा मिल जाएगी तो उसकी पत्नी बच जाएगी, दवा खा लेगी तो बच जाएगी। अगर दवा नहीं ले जाता पुलिस के डर से तो उसकी पत्नी मर जाती। तो जो उस परिस्थिति के अनुसार सही है वो डिसीजन लेना नैतिक तर्कड़ा कहलाता है, यानी मोरल रीजनिंग कहलाता है। क्लियर? कोलबर्न ने नैतिकता के या नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिकता के 3 स्टेज बताए और प्रत्येक 3 स्टेजों के 2-2 लेवल भी बताए हैं। ठीक है, आप इस प्रकार कह सकते हैं कि उन्होंने 3 लेवल बताए और 3 लेवल के 6 स्टेज बताए, प्रत्येक लेवल के 2-2 चरण बताए हैं, स्टेजेस बताए हैं। पहला यह है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल। इसका जो एज ग्रुप होता है वो 4 वर्ष से लेके 10 वर्ष। दूसरा जो है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर कन्वेंशनल लेवल, ये 10 वर्ष से लेके 13 वर्ष तक। तीसरा जो है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ये 13 वर्ष से ऊपर की बात है। पहला जो लेवल है फ्री कन्वेंशनल लेवल, इसमें इन्होंने 2 स्टेजेस बताए हैं। पहला स्टेज है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंट ओरिएंटेशन। दूसरा जो है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता, इंस्ट्रूमेंटल मेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म। दूसरा जो आता है कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल में जो स्टेजेस बताए हैं उसमें पहला है अच्छा लड़का अच्छा लड़की की उन्मुक्ता, गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स। दूसरा जो इसमें है कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तीसरा जो लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इसमें जो स्तर बताए हैं सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्ता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्ता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। अब जानते हैं इसको थोड़ा डिटेल्स में। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको याद कर लीजिए। प्रत्येक आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा के देखेंगे 3 से लगभग 5 प्रश्न तक इस टॉपिक से प्रत्येक साल या प्रत्येक पेपर में इससे प्रश्न आता है और आने हैं, इस बार भी आने हैं। तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़े और ध्यान से समझे। इतने से ही प्रश्न आते हैं, ये ध्यान दीजिए, इतने से ही वो सारे प्रश्न आते हैं। 3 से 5 प्रश्न आने हैं, अगर 5 प्रश्न आते हैं तो आपके 10 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। काफ़ी हद तक वो आपको मदद करेगा पास होने के। कोलबर्न ने नैतिकता के जो 3 लेवल बताए हैं, 3 लेवल में 2-2 स्टेजेस बताए हैं, वो इस प्रकार हैं। प्राक रूढ़िगत नैतिक स्तर यानी प्री कन्वेंशनल लेवल 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है, सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कड़ा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है, यानी नैतिक निर्णय जो होता है वो दूसरे लोगों के आधार पर होता है। क्लियर है? और इसको अधिक इस प्रकार से कैसे समझ सकते हैं कि ये जो स्तर है, इस अवस्था में छात्रों का जो नैतिक विकास 9 के बराबर होता है। इस स्तर में छात्रों का नैतिक विकास, बच्चों का नैतिक विकास नहीं के बराबर होता है। अर्थात बालक इस अवस्था में सही गलत के मध्य अंतर को समझने में असमर्थ होता है। इस आयु में छात्र सही गलत का चयन दंड पाने के भय से, यानी पनिश होने के भय से, पुरस्कार पाने की लालसा से करता है।
इस अवस्था को इन्होंने दो भागों में बांटा है, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पर आधारित होती है। देखिए, अगर बच्चा डर रहा है, डर से कोई काम कर रहा है, यानी उसको डर से अगर आज्ञा मान रहा है तो उसके अंदर वो भय है, भय के कारण भी मान रहा है, या तो इनाम पाने के लिए लालसा में मान रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल, जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा अगर वो चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी, यानी कि चोरी की ऐसी बात। मोरलिटी तो ये सिखाता नहीं, गलत कार्य को सिखाता नहीं है, मोरलिटी हमेशा सही कार्य सिखाता है, अच्छे और बुरे कार्यों में अंतर करना सिखाता है। तो बच्चों ने यही सोचा कि जब हिंज ने चोरी करी तो उसे सजा मिलेगा। क्लियर है? इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि इस अवस्था में बालक सही गलत के मध्य अंतर जो कर पाता है वो दूसरों के प्रति व्यवहार के अनुसार करते हैं। अर्थात अगर वो गलत कार्य करते हैं तो घर वाले उसको दंडित करेंगे, अगर अच्छा कार्य करते हैं तो उसको पुरस्कार देंगे। क्लियर? दूसरा, साधनात्मक सापेक्षता की उन्मुक्ता या तदान्मुक्ता। इस अवस्था को जैसे को तैसे की अवस्था कहा जाता है, यानी जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई करता है उसके साथ वैसा ही खुद की व्यवहार भी होती है, खुद भी करेगा वैसा। जैसे एक बच्चे ने दूसरे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने उसकी भी पेंसिल तोड़ दी, जैसे को तैसा का व्यवहार इसमें होता है। क्लियर है? दूसरी लेवल जो आता है कन्वेंशनल लेवल, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ये 10 वर्ष से लेकर 13 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा दूसरों के मानकों को अपने अंदर समावेशित करता है, दूसरों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है। इसको इस प्रकार से भी समझते हैं। इसके अंतर्गत बच्चा है या जो छात्र है वो सामाजिक होते हैं, अर्थात ऐसे कार्य करते हैं जिससे उन्हें समाज में सम्मान प्राप्त हो सके, और इस आयु में बालक दूसरे व्यक्तियों की नैतिकता स्तर को अपने अंदर समाहित करता है या अनुकरण कर लेता है। जैसे दूसरे व्यक्तियों के मानकों के अनुसार वो सही गलत के मध्य अंतर को उचित स्पष्ट कर निर्णय ले पाता है। इस प्रकार इस अवस्था में कोहलबर्न ने दो भागों में विभाजित किया है, अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने की उन्मुखता। तो दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदित अर्जित करना, यानी कि दूसरों के सामने अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करना। इसमें इस बात की ओर लगी रहती है कि हमें अच्छा बनना है, अच्छा करना है, अच्छा बनना है, ताकि हमारा समाज में नाम हो, दूसरों के सामने हमारी प्रशंसा हो, हमारा नाम हो। क्लियर है? इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि इस अवस्था में बालक अच्छा बनकर अन्य व्यक्तियों की प्रशंसा चाहता है। अगर वो अच्छा बनेगा तो अन्य, जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति अच्छा होता है तो उसकी प्रशंसा करते हैं, अच्छे व्यक्तियों में, अच्छे लोगों में। क्लियर? क्योंकि वो अच्छा इस प्रकार इसलिए बनना चाहता है क्योंकि वो चाहता है दूसरों से उसे सम्मान की आशा करता है, जिसके कारण स्वतः वो हमेशा अच्छा लड़का हो चाहे अच्छा लड़की हो, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, अच्छे मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं कि हमेशा अच्छा कार्य करे और सही मार्ग पर चले। क्लियर है? नेक्स्ट है कि कानून की व्यवस्था उन्मुक्ता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। वो चाहता है कि जो सामाजिक व्यवस्थाएं बनी है, जो कानून व्यवस्थाएं बनी है, उसी आधार पर कार्य करें, उस चीज को बनाए रखना। क्योंकि एक एग्जाम्पल क्योंकि उस मान लीजिए हिंज का कोई भी व्यक्ति है, उसके पापा अगर एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट क्यों हुआ था? क्योंकि रेड लाइट पार करते समय उसने देखा नहीं। मान लीजिए जा रहे हैं सड़क पे और एक्सीडेंट हो गया, तो जो रेड लाइट होता है पार करते समय वो ऐसा नहीं करेगा भाई। अब वहाँ जहाँ पे क्रॉसिंग होगी तो हमेशा वहाँ पे देखिएगा कि रेड लाइट है, स्टॉप होने की बात है तो रुक जाएगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, कानून की व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, इसको वो बना के चलेगा। क्लियर है? इसमें बालक सामाजिक दृष्टि से जो नियम है, दायित्व है,
उसको स्वीकार करता है और उसी के अनुरूप कार्य करने को की भावना को प्रोत्साहित करता है। क्लियर। अब बात आती है तीसरा, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। यह स्टेज 13 वर्ष से ऊपर होता है। इस अवस्था में निर्णय खुद से लिए जाते हैं, न कि समाज के जरिए कि क्या सही है क्या गलत। इस अवस्था में जो निर्णय है वो खुद से जरिए लिया जाता है, न कि समाज के जरिए से कि क्या सही है क्या गलत। और इसको इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं, कोलबर्ग के अनुसार यह जो अवस्था है वो 13 वर्ष से लेकर उसके ऊपर तक चलती रहती है। बालकों की अवस्था है 13 वर्ष से लेकर ऊपर की बालकों की अवस्था है। इसमें नैतिकता की एक विकसित अवस्था है। अब कह सकते हैं कि यह जो अवस्था है एक नैतिकता की विकसित अवस्था होती है। बालक के अंदर नैतिकता विकसित हो जाती है, जिसमें बालक नैतिकता के विकास में परिपक्व हो जाता है। इसमें बालक क्या होता है कि नैतिकता के विकास में वो परिपक्व हो जाता है। इस अवस्था में बालक समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को प्रमुखता देने लगता है। समाज के प्रति वो अपने उत्तरदायित्वों को प्रमुखता देने लगता है कि उसका समाज में क्या उत्तरदायित्व है। इस अवस्था को भी कोलबर्ग ने 2 भागों में विभाजित किया है। इसमें निर्णय खुद के द्वारा लिया जाता है, न कि समाज या अन्य व्यक्तियों के द्वारा कि क्या सही है क्या गलत है। अब इसमें हमें निर्णय लेना है तो खुद निर्णय लेना होगा, दूसरों के व्यवहार के आधार पर नहीं, या दूसरों के आधार पर नहीं, या समाज के आधार पर नहीं। इसमें जो पहली स्टेजेस हैं, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए। इसमें बालक यह मानते हैं कि जो भी नियम बनाए जाते हैं वो लोगों के भलाई के लिए है, भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी को नुकसान होता है, अगर कोई नियम ऐसा बना दिया गया है जिससे किसी को नुकसान होता है, तो उस नियम को तोड़ देना चाहिए। ऐसे नियम का पालन नहीं करना चाहिए जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है या कष्ट पहुंचाता है। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच जाती तो उसे तोड़ दो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझाया गया है कि अगर आप जा रहे हैं, ट्रैफिक रोड पे जा रहे हैं, वहाँ पे ट्रैफिक लाइट स्टॉप है, रेड लाइट चल रहा है, स्टॉप है। अगर पीछे से बहुत तेज स्पीड सी गाड़ी आ रही है, अचानक उसका ब्रेक फेल है, लेकिन सामने रेड लाइट है, आपको उस पार नहीं जाना, तो इस कंडीशन में अपनी जान को बचाने के लिए आपको रेड लाइट तोड़ देना चाहिए। नहीं तोड़ेंगे तो आपकी जान जा सकती है। तो यहाँ खुद से निर्णय लेना है, समाज के नहीं, अन्य व्यक्तियों के आधार पर निर्णय नहीं लेना। अगर खुद की जान बचानी है तो वहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि रेड लाइट चल रही है तो स्टॉप है, वहाँ पे आपको हटना पड़ेगा। क्लियर। अगला है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें बालक या किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। इसको इस प्रकार समझते हैं, ये जो अवस्था है इसमें बालक ऐसे मानकों का चयन करता है जो शाश्वत सत्य हैं, अर्थात प्रत्येक स्थिति में अनुकूल होते हैं। प्रत्येक स्थिति में अनुकूल होते हैं, शाश्वत सत्य है और प्रत्येक स्थिति में अनुकूल होते हैं। इस अवस्था में बालक अपने विवेक एवं आत्मचिंतन की सहायता से सही गलत के मत निर्णयों में चयन करता है। यानी सही गलत के मत जो भी सही है या गलत है वो उसमें निर्णय लेता है, निर्णय के आधार पर उसका चयन करता है, अपने खुद के निर्णय के आधार पर। यह छात्र की परिपक्वता की दर्शाता है, यह छात्र की परिपक्वता को दर्शाता है, छात्र के परिपक्वता को दर्शाता है। इस स्तर में बालक अपने चिंतन के अनुसार नीति नियमों का पालन करता है, क्योंकि वो खुद के चिंतन के आधार पे क्या सही है क्या गलत है उस आधार पे नीति नियमों का पालन करता है। क्लियर। इस सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलगन ने की है। इस सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलगन ने इस प्रकार किया है कि उन्होंने कहा है कि कोलबर्ग ने अपने जो एक्सपेरिमेंट है, जो सिद्धांत दिया है, उसमें महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है, उसमें महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है।
इस आधार पे उसने इस सिद्धांत की आलोचना की है। तो हमने जाना कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को उन सभी छात्रों तक जरूर पहुंचाएं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।